जोहार हजारीबाग। मैं फैज अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। आज मेरे साथ रांची के हजारीबाग के हैं आशीष, लेकिन रांची में हाई कोर्ट में काम करते हैं। आइए जानते हैं कुछ बेसिक चीज़ें जो जुड़ी हुई हैं, जो लोग अक्सर सवाल पूछते हैं, मीडिया पे सवाल करते हैं कि पुलिस हमें पकड़ के ले जा रही है, एफआईआर नहीं ले रहा है पुलिस, या फिर और इस तरह की बहुत सारी घटना थाना और पुलिस से जुड़ी हुई जो होती है वो हम लोग आज जानेंगे। तो वकील साहब ये बताइए, बहुत लोग फ़ोन करते हैं कि अरे पुलिस ले जा रही है, वारंट नहीं दिखा रही है, थाना अगर हमको ले जा रही है तो हम क्या करें, कैसे करें, मीडिया को फ़ोन करती है। तो क्या है, बहुत लोगों के अंदर कन्फ्यूज़न होता है, क्या कैसे सॉल्व करें। तो पहले मेरा सवाल जो दिमाग में आता है, जो लोग हमसे पूछते हैं, मान लीजिए तोड़ फोड़ हो गया, मारपीट हो गया, या फिर इस तरह की गलत घटना 420 का मामला हो गया, तो हम कहाँ शिकायत करें, ये लोगों का सवाल आता है। सबसे पहले वो मीडिया को बुलाते हैं, कवर कर लीजिए स्टोरी, ना कि थाना में जाते हैं, थाना में जाने से डरते हैं। तो इसमें क्या करें? देखिए, अपराध को मूलतः दो भागों में विभाजित करेंगे। हम्म। एक जो अपराध होता है वो बेसिकली संपत्ति से संबंधित अपराध होता है। ठीक है। और दूसरा जो होता है वो मानव से संबंधित अपराध होता है। ठीक है। तो जब हम मानव से अपराध या संपत्ति से अपराध जब हो रहा है हम्म। तो अपराध का रोकने के लिए हम्म। राज्य सरकार, केंद्र सरकार नहीं बल्कि राज्य सरकार, जो केंद्र शासित राज्य है उनको छोड़ दिया जाए, तो राज्य सरकार का ये दायित्व बनता है कि वो उस अपराध पे पूरे राज्य भर में उसको रोक करके रखे, उसको रोकने की कोशिश करे। ठीक है। इसीलिए हर जिले में, हर जिले के हर तबके में जनसंख्या के हिसाब से पुलिस थाना का निर्माण किया गया है। जहां जरूरत होता है तो टीओपी भी बनाया गया है। हाँ। तो सबसे पहला जो हमारा जो कर्तव्य बनता है एक आम आदमी का, कि अगर किसी भी तरह का अपराध आपके साथ में होता है, आपसे संबंधित या आपके संपत्ति से संबंधित किसी भी तरह का अगर अपराध होता है, तो आप पुलिस थाने जाएंगे। ठीक है। और अपनी शिकायत पुलिस थाना में ही दर्ज करेंगे। ठीक है। तो ये शिकायत दर्ज करेंगे तो क्या वो एफआईआर हो जाएगा, क्या होगा? जैसे कि हम जब जाते हैं तो हमारा जो सीआरपीसी है, दंड प्रक्रिया संहिता, उसके माध्यम से जो धारा 154 है उसमें साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ है कि अगर कोई भी शिकायत आता है तो वो, अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा ना भी हो तो जरूरी नहीं है कि वो लिखित रूप में ही दे, वो अपना शिकायत मौखिक रूप में भी दे सकता है। और वहां पे जो अधिकारी बैठे हैं उनका ये कर्तव्य बनता है कि वो उसको लिखितबद्ध करें और उसके बाद उसको पढ़ करके सुनाए और उसका हस्ताक्षर ले। अगर अंगूठा लगा दे तो अंगूठा ले। और अगर कोई पढ़े लिखे लोग हैं तो वो अपना शिकायत लिखित रूप में वहां पर दे सकते हैं। ठीक है। देने के बाद में ही एक ललिता कुमारी का जजमेंट है, ललिता कुमारी 2000 वर्सेस यूपी 2013 का ये जजमेंट है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ साफ कहा है कि आपका जो आवेदन है उस आवेदन के आधार पे सबसे जो पहला काम होता है वो पुलिस का, वो होता है एफआईआर को दर्ज करना। ठीक है। आपका आवेदन तब तक एफआईआर नहीं बनता है जब तक कि राज्य सरकार द्वारा दिया गया, मतलब हर पुलिस थाने में एक सरकारी रजिस्टर होता है, जब तक कि उसमें रजिस्टर में आपका शिकायत दर्ज ना हो तब तक वो एफआईआर नहीं होता है। अच्छा। तो एफआईआर होने का सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है कि वो उस सरकारी रजिस्टर में उस शिकायत को दर्ज किया जाए और आपको एफआईआर होने के बाद में एक नंबर मिलता है। अच्छा। जिस थाना में आप जाएंगे तो उस थाने से संबंधित उस केस का नंबर रहेगा। जैसे कि अगर आप सदर थाना में शिकायत दर्ज करते हैं तो सदर थाना में रहेगा सदर पीएस केस नंबर XYZ ऑब्लिक उस ईयर का ईयर रहेगा। तो वो नंबर आपको बता दिया जाता है, पुलिस बताएगी? वो नंबर आपको बताएगी भी। साथ ही साथ हमारे सीआरपीसी में ये भी लिखा हुआ है कि जो इन्फॉर्मेंट होंगे, जो भी किसी भी केस के सूचक होंगे, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट उसका छाया प्रति देना अनिवार्य है। अच्छा। पुलिस मतलब को एक कॉपी भी देना है जी। आपने जो आवेदन दिया एफआईआर का, एफआईआर दर्ज होने के बाद, ठीक है, उसमें नंबर चढ़ाने के बाद, उसमें सेक्शन लगाने के बाद ठीक है, आपको एक कॉपी मिलना है। ये तो हो गया सूचना को कैसे एफआईआर आप मान लें। दूसरा है कि एफआईआर में क्या लिखना अनिवार्य होता है, क्या जरूरी बातें होती हैं जो एफआईआर में लिखना है और वो एफआईआर दर्ज होगा? देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि आम भाषा में जिस तरीके से हम आवेदन लिखते हैं थोड़ा सा डिफरेंस होता है। बहुत डिफरेंस नहीं होता है, बहुत कुछ अंतर नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा जरूर डिफरेंस होता है। क्योंकि जब आप किसी पे आरोप लगाते हैं तो आपका आरोप एकदम सटीक होना चाहिए, सटीक व्यक्ति पर होना चाहिए। और जो घटना घटी है उस घटना का सटीक जगह, सटीक समय, अगर समय ना भी मालूम हो तो लगभग, अगर लोगों का आपके प्रति में नाम नहीं मालूम है तो आपके प्रति जो अपराध किया उसका नाम ना भी मालूम हो
तो अज्ञात करके हाँ। लेकिन आपको लिखना अनिवार्य है। हाँ। तो मूलतः 3-4 चीजें हैं जो एफआईआर में होनी ही चाहिए, क्योंकि अगर जब नहीं होता है तो पुलिस उसको बार बार दौड़ाती है, बोलती है वो आवेदन को ठीक से लिख करके लाओ, ठीक से दोबारा लिख करके लाओ। तो जो पहला रहता है कि पहला जो आपका खुद का परिचय, हाँ। आपका नाम, आपका पिताजी का नाम, आप कहाँ रहते हैं, ठीक है। आपकी उम्र, ये लिखना अनिवार्य है, जो खुद का परिचय होता है, ठीक है। जो आप खुद सूचक है। दूसरा कि आपके साथ में जो घटना घटी है, उस घटना का जो ब्यौरा है, क्या घटना घटी है, ये क्लियर एकदम सटीक रूप में लिखना अनिवार्य है। क्योंकि जो घटना घटी है उसी घटना को देख करके हमारा जो आईपीसी है, जो इंडियन पिनल कोड है, उसके माध्यम से अपराध को लेकर के जो हमारे कोडिंग जो सेक्शन है वो लगाए जाते हैं एफआईआर में। तो वो सटीक घटना लिखना अनिवार्य है। दूसरा, अगर आपको मालूम है कि आपके साथ में जो घटना घटित हुआ है वो किसने किया है, तो उसका नाम, उसके पिताजी का नाम, उसका पूरा एड्रेस, ये लिखना अनिवार्य है। डेट ऑफ अकरेंस, जो हम लोग लीगल भाषा में कहते हैं कि तिथि और समय, अगर आपको याद है या कोशिश करना एकदम लिखना अनिवार्य है। डेट ऑफ अकरेंस और समय, ये तो लिखना अनिवार्य है। कभी कभी चीजें क्या होती है कि बाद में हम लोग केस में आते हैं, तो जहां तक भी याद है, जहां तक भी समय याद है, वो लिखना एकदम अनिवार्य होना चाहिए। तो ये एफआईआर में होना जरूरी है। ठीक है, तो ये हो गया एफआईआर में क्या लिखना चाहिए। दूसरा है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद क्या करें। अगर दर्ज हो गया आपका एफआईआर, फिर क्या होगा। देखिए, एक सभ्य नागरिक होने के नाते हाँ। सूचक कोई भी हो सकता है, कोई भी, मतलब कि जब आपके कोई भी एक अपराध जो संकीर्ण, जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस है, कॉग्निजेबल जिसको संज्ञेय अपराध जिसको कहते हैं, जिसका सजा 7 साल से या 3 साल से ज्यादा है, तो आप देखेंगे कि हर केस में जब भी अपराध दर्ज होता है तो स्टेट वर्सेस XYZ रहता है, एक्यूज का नाम रहता है, अपराधी का नाम रहता है। तो स्टेट लिखने का एक खास मकसद है। वो मकसद ये है कि जो भी घटनाएं, जो भी अपराध समाज में घट रही है, उसका सारा जो पार्टी बनता है वो राज्य बनता है। राज्य का ये कर्तव्य बनता है कि वो कर्तव्य की उसको अपराध को रोके। तो हर अपराध में हमेशा राज्य कानून पार्टी बनता ही बनता है। तो जो सूचक होता है वो कोई भी हो सकता है। अगर किसी के घर में अगर चोरी भी हो रहा है, तो अगर उसके घर में के लोग नहीं है वहां पे, लेकिन पड़ोसी है, तो वो भी सूचक बन सकता है उस अपराध के लिए। अच्छा। तो सूचक बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सूचक बनने के बाद में जब आपका एफआईआर रजिस्टर्ड हो गया, तब आपका काम कुछ समय के लिए खत्म हो गया। मतलब कुछ समय के लिए। उसके बाद में पुलिस का काम स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही उसको सूचना मिलता है, तो अगर वो 3 साल से ज्यादा का सजा है, ठीक है, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस है, तो पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देगी और उससे संबंधित जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो करने के लिए स्टार्ट कर देगी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान में आपको बुलाएगी बयान लेने के लिए, जो एफआईआर किया है, या आसपास पड़ोस के लोग भी हैं तो उनको भी बयान लेने के लिए बुलाएगी। कुछ कुछ मामलों में जो ज्यादा संज्ञेय है, जो ज्यादा गंभीर हैं, जैसे 376 का मामला है, जैसे रेप का घटना के मामला है, या कोई माइनर गर्ल है उसके साथ में कुछ ऐसा घटना घटी है, तो उस केसेस में पुलिस को थाने पे नहीं बुलाती है, बल्कि उसके पास में वो खुद जाती है। लेकिन जो भी आते हैं अपना बयान देने के लिए, जो भी विटनेस बनते हैं उस अपराध का, तो पुलिस उसको थाने में बुला करके उनसे पूछताछ कर सकती है। आप लोगों को ये जानना चाहिए कि सीआरपीसी में 160 के तहत में एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस कर सकते हैं, मतलब बुला करके पूछताछ कर सकती है। ठीक है। लेकिन राज्य जो है हर थाने में एक शुल्क, एक भुगतान पे करती है। अच्छा। हर थाने में, ताकि जो आने जाने में जो अकोमोडेशन हुआ है, जैसे कोई आ रहे हैं जो काफी दूर से आ रहे हैं, उनका जो फेयर खर्च हो रहा है, तो ये भी पुलिस का देना उस गवाह, उसको अपने गवाही के लिए, क्योंकि देखिए जो गवाही दे रहे हैं बेसिकली वो समाज के लिए दे रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो उसका एकोमोडेशन का खर्च, उसका खाने पीने का खर्च भी देने का काम पुलिस का रहता है, पर वो देते नहीं, मतलब ये राज्य मुहैया कराती है, पर जो हमारे मतलब ये प्रोविजन है, ये प्रोविजन है हमारे बीच। मतलब प्रोविजन पे ही हम लोग बात करेंगे, क्या है क्या नहीं देती है वो तो पब्लिक जान ही रही, वो उस पर हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे, अभी क्या अधिकार है उस पर बात करेंगे। तो इसी से लेके एक और मामला जुड़ा है। अगर एफआईआर दर्ज हो गया तो हम लोग समझ लिए क्या करना है। बहुत इंक्वायरी आता है लोगों का कि पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है, तो अगर एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है तो क्या करें आम पब्लिक। देखिए, ये शिकायतें काफ़ी आती हैं कि हमारा एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा है, एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा है।
तो देखिए 2-3 तो चीजें हैं। कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग जबरदस्ती किसी को परेशान करने के लिए भी एफआईआर करते हैं। ठीक है। ठीक है। एफआईआर होने के बाद में ये एक मेंटल टॉर्चर एक तरह से होता है, लेकिन फिर भी एफआईआर दर्ज करना पुलिस का कर्तव्य बनता है। क्या सही है क्या गलत है, ये कोर्ट का काम है तय करना कि सही है या गलत है। अगर एफआईआर आपका दर्ज नहीं होता है, आपने आवेदन दिया है, अगर पुलिस आपका आवेदन नहीं ले रही है, तो आपका तुरंत कर्तव्य ये बनता है कि आप एसपी के नाम पे, पुलिस अधीक्षक के नाम पे एक आवेदन लिखें और या तो ऑफिस में जाकर के पहुंचा दें या तो नजदीकी जो पोस्ट ऑफिस है वहां से उसको पोस्ट कर दें। पोस्ट करने के बाद में आपका जो पास में रिसीविंग रहेगा। अगर फिर भी उस आवेदन पे भी अगर कोई कार्यवाही नहीं होती है, तब आप कोर्ट में आकर के कंप्लेन केस दर्ज कर सकते हैं। अच्छा। आप अपने अधिवक्ता से मिल करके, एडवोकेट से मिल करके कंप्लेन केस दर्ज कर सकते हैं और जिस भी मजिस्ट्रेट के पास में केस जाएगा वो उनके पास में भी है ऑप्शन कि या तो वो वापस एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस में भेजे या तो वहीं से वो स्टार्ट कर दे इंक्वायरी। अच्छा, वहां से हो जाता है, ऑप्शन है। हाँ, कोर्ट से ही इंक्वायरी करना स्टार्ट कर देते हैं, कर सकते हैं। ये उनके पास में ऑप्शनल है। वो चाहे तो ये पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के लिए इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं, या तो फिर वहीं से इंक्वायरी स्टार्ट कर दे। यानी कि मजिस्ट्रेट जो है वही कंप्लेनेंट मतलब विटनेसेस को बुलाए, उनका विटनेस सुने, उनका गवाही सुने और अपने हिसाब से जो सही लगे उसको कॉग्निजेंस उस आधार सेक्शंस लगा करके उस पे केस दर्ज कर देंगे। अच्छा। ये ऑप्शन है हमारे पास में। तो मतलब ये लेकिन ये निहायत जरूरी है। निहायत जरूरी है कि कंप्लेन केस में आने से पहले, कोर्ट में आने से पहले आपको एसपी के पास में आवेदन देना निहायत ये जरूरी है। उसके बिना नहीं होगा। उसके बिना नहीं होगा। उसके बाद है, किस अपराध में पुलिस एक आदमी को गिरफ्तार कर सकती है और कब कर सकती है? देखिए, आईपीसी में अपराध को 2 भागों में विभाजित किया गया है। वो अपराध जिसका सजा, जो बेसिकली जो गंभीर अपराध है, जिसका 7 साल से ज्यादा का सजा है। ये पहले था भी कुछ, उसमें अमेंडमेंट आया, उसको 3 साल तक का भी कर दिया है। जिसमें 3 साल से ज्यादा का सजा है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर लेंगे तो मर्डर, उसमें आजीवन कारावास तक का सजा है। चोरी 7 साल का सजा है। मतलब 7 साल से जितना भी ज्यादा का सजा है उसमें पुलिस जो है बिना किसी वारंट के आपको गिरफ्तार कर सकती है। अच्छा, बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। मतलब कभी भी आपको उठा के ले जा सकती है। अगर आपके खिलाफ में उनको सूचना मिला है तो वो कभी भी आपको गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन बेल जब तक वो नहीं लिए हैं तो। अच्छा, ठीक है। अगर उन्होंने कोर्ट से बेल ले लिया है तो फिर आपको वो गिरफ्तार नहीं करेंगे। अच्छा। लेकिन अगर बेल नहीं लिया है तो वो आपको गिरफ्तार कर सकते हैं। दूसरा जो है वो 3 साल से कम का सजा है, जिससे हम लोग मतलब ज्यादा सीरियस या गंभीर नहीं कहते हैं। उसमें आपको है सो तुरंत गिरफ्तार नहीं करेगी। उसको गिरफ्तार करने के लिए, पुलिस को गिरफ्तार करने के लिए वारंट का जरूरत पड़ेगा। अच्छा, मतलब 3 साल से कम की सजा के लिए वारंट का जरूरत पड़ता है। जैसे छोटा मोटा कोई आप अपराध करते हैं, ठीक है, जिसमें 3 साल से कम का सजा है, तो उसमें पुलिस को गिरफ्तार करने के लिए आपको वारंट चाहिए होता है। ठीक है। अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, थाने ले गई पूछताछ के लिए, उसके बाद क्या प्रक्रिया होती है? थाने में क्या होता है? देखिए, जब पुलिस गिरफ्तार करती है तो पुलिस का ये कर्तव्य बनता है कि वो 24 घंटा के भीतर मजिस्ट्रेट के पास में जाकर के उनका हाजिरी लगा दे, फिजिकली अपीयर करे और जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाए। ठीक है। जैसे जुडिशियल कस्टडी क्या होता है? जुडिशियल कस्टडी ये है कि जैसे ही पुलिस गिरफ्तार करती है 24 घंटा के भीतर जब मजिस्ट्रेट के समक्ष में उनको प्रस्तुत करती है तो उसके नॉलेज में, मजिस्ट्रेट के नॉलेज में वो उसके कस्टडी में चले जाते हैं। अच्छा। पुलिस का वहां काम खत्म होता है, वो उसके नॉलेज में, मतलब उस अपराधी के साथ में उसका काम खत्म होता है, वो जुडिशियल कस्टडी में चले जाते हैं। ठीक है। तो जो मजिस्ट्रेट के देखरेख में, मतलब उसको अगर बाहर भी निकलना है तो मजिस्ट्रेट तय करेंगे बाहर निकलना है या नहीं निकलना। अच्छा। तो इसी को कहते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट। 2 तरह का कस्टडी हम लोग कहते हैं। एक हम लोग कहते हैं रिमांड, पुलिस रिमांड। तो पुलिस रिमांड दूसरा होता है। पुलिस रिमांड ये होता है कि पुलिस को इंक्वायरी करना है, ये पुलिस को जब उनसे पूछताछ करना है उस अपराधी से जो कि जुडिशियल कस्टडी में है, ऑलरेडी है, तब वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास में जाएंगे और रिक्वेस्ट करेंगे कि हमको इस जो अपराध हुआ है, इस अपराध का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मुझे पूछताछ के लिए अपने रिमांड में लेना है। ठीक है। यानी कि उनके वो रिमांड में चले गए, उनके पास आ गए, अब उनका पूछताछ करेंगे तो वो उसके लिए परमिशन लेना नहीं पड़ेगा अगर एक बार परमिशन दे दिए तो मजिस्ट्रेट जो है वो कुछ समय के लिए लगता है कि जरूरत है
तो उसको रिमांड में देते हैं पूछताछ करने के लिए। तो ये चीजें हैं जुडिशियल कस्टडी और रिमांड। और 24 घंटा के अंदर अगर पुलिस जुडिशियल कस्टडी में नहीं भेजती है तो क्या प्रोविजन है उसमें? देखिए, हमारा जो संविधान है ये सारे चीजों को सोच करके बना है। एक फिल्म भी आया था, आप लोग देखे होंगे, जय भीम। तो अगर 24 घंटे के भीतर भीतर में अगर नहीं पुलिस समक्ष में जुडिशियल कस्टडी मतलब मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करती है तो हमारे पास में एक 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 जो मौलिक अधिकार है जिसको हम लोग कहते हैं हैबियस कॉर्पस। हिंदी नाम मुझे अच्छे से याद नहीं है, हैबियस कॉर्पस है। तो बेसिकली हाई कोर्ट में, आप सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, आर्टिकल 226 के तहत में आप जाकर के रिट दायर कर सकते हैं। और उस रिट में ये कह सकते हैं कि पुलिस जो है वो गिरफ्तार करके ले गई है, लेकिन अभी तक जुडिशियल कस्टडी में से नहीं भेजा गया, कहाँ है नहीं है मुझे नहीं पता है। ठीक है, उसी दौरान जो जुडिशियल माइंड अप्लाई करके और आपके लिए वो आदेश पारित कर देंगे पुलिस को, तुरंत उसको समक्ष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करिए। अच्छा, ये हमारे पास में रेमेडी है। किसी को पुलिस गिरफ्तार करके ले जा रही है किसी भी केस में, तो एक पब्लिक का जो है, जो गिरफ्तार व्यक्ति है, उसको क्या अधिकार है, क्या क्या यूज कर सकता है वो? देखिए, सबसे पहले बात तो कि जैसे ही पुलिस घर पे आती है सब लोग आश्चर्य हो जाते हैं, पुलिस आ गई, चारों तरफ से एक माहौल बन जाता है। हाँ। तो देखिए, सबसे पहले बात तो आप लोगों को ये समझना चाहिए कि जरूरी नहीं है कि पुलिस हमेशा घर पे गिरफ्तार करने के लिए ही आए, ये कोई जरूरी नहीं है। एक माहौल बन जाता है कि पुलिस आ गया तो ये अपराधी है, ऐसा भी नहीं है। हाँ। सबसे पहले बात ये समझिए कि जो भी किसी पे ऊपर में भी आरोप लगा है तो वो अपराधी नहीं हो जाता है, वो आरोपी रहता है। इसीलिए उसको एक्यूज्ड कहते हैं। मेरे भी कुछ कुछ बातों में अपराधी वर्ड यूज किया गया, वो गलत है। जब तक कि जो कोर्ट है उसे सजा ना सुना दे तब तक वो अपराधी नहीं बनता। बिल्कुल। उसके पहले तक वो आरोपी बनता है। वो आरोपी कोई भी हो सकता है। तो वो जो आरोपी बनते हैं तो जरूरी नहीं कि पुलिस आई है तो गिरफ्तार करने के लिए ही आई, आपसे हो सकता है घर पे पूछताछ करने के लिए आई। अगर आपने सही से पुलिस को संतुष्टि उनके संतुष्टि के हिसाब से सारे जवाब दे दिया तो आपको गिरफ्तार नहीं भी कर सकती है। लेकिन आपने कुछ छिपाया तो उनको ऐसा लग रहा है कि ये जो है वो छिपाने की कोशिश करे तो वो आपको गिरफ्तार कर सकती है। गिरफ्तार कब करती है पुलिस, तो ये दो चीज बातें जो जानना जरूरी है। पुलिस को जब ये अंदेशा रहता है कि ये भागने वाला है, ये भाग जाएगा। दूसरा बात, कि पुलिस को जो ये अंदेशा हो जाए कि अगर इसे गिरफ्तार नहीं करे तो ये जो भी अपराध से संबंधित जो घटना घटी है, जो अपराध हुआ है, उससे संबंधित एविडेंसेस का छेड़छाड़ वो करेंगे, या कोई विटनेस है उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इन सारे परिस्थितियों में वो गिरफ्तार करते हैं। अगर वो गिरफ्तार कर लिए तो आप पुलिस से ये सवाल कर सकते हैं कि किस आरोप में मुझे आप गिरफ्तार कर रहे हैं। पुलिस का ये दायित्व बनता है कि वो आपको बताएं कि किस आरोप में आपको गिरफ्तार कर रहे हैं। साथ ही साथ आपके एक फ्रेंड्स या कोई भी क्लोज रिलेटिव हो, अगर रिलेटिव नहीं भी अवेलेबल है तो कोई फ्रेंड्स, अगर फ्रेंड्स नहीं भी हो तो आस पड़ोस के जानकारी में आपको गिरफ्तार करके लेकर के जाएंगे। अच्छा, मतलब हम जो गिरफ्तार हो रहे हैं व्यक्ति वो किसी को बता सकते हैं? वो पुलिस को दायित्व बनता है कि वो बता करके लेकर के जाए कि ये आरोप है आपके ऊपर में, आपको इसलिए हम गिरफ्तार कर रहे हैं। और बकायदा उन्होंने उनके पड़ोस से चाहे घर के कोई रिलेटिव से एक सिग्नेचर भी लेते हैं कि हम गिरफ्तार करके इस समय लेकर के जा रहे हैं। गिरफ्तार होने के बाद में देखिएगा पुलिस का एक कंट्रोल रूम होता है। तो उस कंट्रोल रूम में एक सामने में उनका ये प्रोविजन है कि वो अपना बुलेटिन बोर्ड पे कौन गिरफ्तार हुआ है, कौन गिरफ्तार किए हैं, उसका कब गिरफ्तार हुए हैं, उसका एक सूचना उस बुलेटिन बोर्ड पे वो लगाएं। अच्छा, ये भी एक प्रावधान है। अभी जो अपराध जो भी आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उस आरोपी के कुछ कुछ राइट हैं जो हमारा संविधान भी देता है, साथ ही साथ हमारा जो सीआरपीसी का सेक्शन 50 है, 41, मतलब और भी बहुत सारे प्रोविजन हैं जिसके माध्यम से आपको वो मिलते हैं। बिल्कुल। पहला ये है कि आपको अपने अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार एक वकील आप कर सकते हैं। ठीक है, जो भी जो जिनको आप चाहें उनको से आप बात कर सकते हैं। दूसरा ये कि कोई भी पुलिस अधिकारी आपके ऊपर में जो आरोप लगा है उसका कन्फेशन नहीं करवा सकते हैं जबरदस्ती। अच्छा, कि नहीं तुमको बताओ तुम गिरफ्तार किए हैं, तुमको गिरफ्तार किए हैं, तुम अब इसको कबूल करो, ये सही नहीं है। वो कबूल नहीं करा सकते। दूसरा, किसी भी चीजों में लिखित रूप में आपसे वो सिग्नेचर नहीं करवा सकते हैं। अच्छा। जबरदस्ती आप अपने से करें तो अलग बात है, कोई कन्फेशन करना चाहे तो अलग चीज है, लेकिन जबरदस्ती वो आपसे नहीं करा सकते हैं।
दूसरा ये कि 24 घंटा के भीतर में जो मजिस्ट्रेट के पास सामने में प्रस्तुत करना ही करना है। अगर रेप के विक्टिम है, मतलब रेप के अगर वो कोई अपराध में फंसे हैं और रेप के अक्यूज्ड हैं, तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन भी करना है, सेम डे करना है। हाँ, सेम डे जुडिशियल कस्टडी में भेजने से पहले उसका मेडिकल एग्जामिनेशन भी करवाना है। तो ये कुछ कुछ उनके अधिकार हैं और कुछ कुछ जो चीजें हैं वो होनी चाहिए। बिल्कुल। तो आज हम लोग जान रहे थे कि पुलिस से जुड़ी जो अपराध होते हैं, किस अपराध में आपको पुलिस अंदर ले जाती है, कब ले जाती है, ये सारी चीज़ें हम लोग जान रहे थे। आगे भी हम लोग ये जो लीगल टॉक्स है वो जारी रखेंगे और जानेंगे। ज़मीन से जुड़े हज़ारीबाग में बहुत सारे मामले आते हैं, ज़मीन का विवाद होता है, तो किस केस में पुलिस सामने आती है, किस केस में कोर्ट में जाना पड़ता है, ये सारी बातें हम लोग जानेंगे दूसरे वकील से। आज हम लोग मिल रहे थे, हज़ारीबाग के ही हैं आशीष, लेकिन अभी रांची हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष।